नमस्कार दोस्तों। मैं अभिषेक यादव। दोस्तों, माया नगरी मुंबई मुंबई के अंडरवर्ल्ड की क्राइम की कहानी शुरू होती है 1950 के दशक से। 1950 का दशक ये वो दशक था जब मुंबई सिर्फ 3 लोगों के नाम से जानी जाती थी। पहला हाजी मस्तान, दूसरा करीम लाला और तीसरा वरदराजन मुदलियार। पहला हाजी मस्तान मुंबई के ही एक पोर्ट पर कुली का काम करते हुए उसने अवैध तस्करी के काम में अपना कदम रखा और देखते ही देखते तस्करी के सारे धंधे को अपने कब्जे में कर लिया। महारानी विक्टोरिया टर्मिनल रेलवे स्टेशन पर कुली का काम करते हुए वरदराजन ने वहां पर कार्गो चोरी की। उसके बाद पूरे मुंबई में अवैध शराब के धंधे के रास्ते पर निकल पड़ा। वहीं करीम लाला पठान गैंग का जो डॉन था, उसने अपने बाहुबल के दम पर जबरन वसूली, अवैध शराब और गैम्बलिंग के ठेके चलाना शुरू कर दिया। ये तीनों आपस में समझौता करके अपने अपने इलाके बांटे हुए थे। कोई एक दूसरे के इलाके में इंटरफियर नहीं करता था, हस्तक्षेप नहीं करता था। इन माफियाओं का अवैध धंधा और उनका अपराध धीरे धीरे इसी तरह फलता फूलता रहा और लगभग 20 से 25 सालों तक ये मुंबई पर पूरी तरीके से राज किए और इनका दबदबा भी कायम रहा। लेकिन 25 साल बाद मुंबई के अंडरवर्ल्ड में एक नया गैंग उठ के खड़ा हुआ, उभरा, जिसे दाऊद इब्राहिम की डी कंपनी कहा जाता है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक भी कीजिए। दोस्तों, रत्नागिरी का कोंकणी मुस्लिम दाऊद इब्राहिम मुंबई के डोंगरी इलाके में अपने भाई शब्बीर कासकर और अपने दोस्तों के साथ मिलकर के एक गैंग खड़ा करता है जिसे डी कंपनी कहते हैं। ये गैंग दरअसल शुरुआत में तो छोटे मोटे लूटपाट, चोरी, डकैती किया करते थे, लेकिन दाऊद इब्राहिम का जो सपना था वो अक्खा मुंबई पर राज करने का था, जिसके लिए उसने सबसे पहले मुंबई में जमे हुए ये तीनों डॉन को चुनौती देना शुरू किया और इनके अवैध धंधों को, इनके अवैध कारोबार को भी अपने कब्जे में अपने गुरुओं के माध्यम से करना शुरू कर दिया। जब उनके कारोबार में इसने हस्तक्षेप किया तब ये बात बर्दाश्त से बाहर हो गई और फिर हाजी मस्तान ने, जो पठान गैंग का डॉन था, करीम लाला के गुंडों के माध्यम से इन गुर्गों को टपका देते हैं। और जब दाऊद इब्राहिम के गुर्गों को हाजी मस्तान ने टपका दिया, उसके बाद दाऊद इब्राहिम ने हाजी मस्तान से बदला लेने के लिए, एक बार दाऊद इब्राहिम को पता चला कि हाजी मस्तान 5 लाख रुपए लेकर के ऑटो में कहीं जा रहा है। तुरंत दाऊद इब्राहिम ने अपने गुर्गों के साथ पहुंच करके उस 5 लाख रुपए को लूट लिया। ये लूट उस दशक की सबसे बड़ी डकैती मानी गई थी, क्योंकि 5 लाख रुपए बहुत बड़ी रकम थी आज से लगभग 50 साल पहले। उस लूट के अगले ही दिन पता चला कि वो पैसा हाजी मस्तान का नहीं था बल्कि किसी बैंक का था। उसके अगले ही दिन दाऊद इब्राहिम तब सन्न रह गया जब उसे पता चला कि इस केस का, इस लूट, इस डकैती का जो इन्वेस्टिगेशन है वो क्राइम ब्रांच के हेड कांस्टेबल इब्राहिम कासकर कर रहे हैं, जो कि दाऊद इब्राहिम के खुद के पिता थे। जब इब्राहिम कासकर को ये बात पता चली दाऊद इब्राहिम के कारनामों की, तो उन्होंने दाऊद इब्राहिम को मारते पीटते हुए उसके और भी गुर्गों के साथ में उसको पुलिस थाने लेकर के गए। जब पुलिस डिपार्टमेंट में इस बात का पता चला कि इस डकैती का मुख्य आरोपी दाऊद इब्राहिम कासकर का बेटा है, तो पूरे पुलिस डिपार्टमेंट में सन्नाटा छा गया। उच्चाधिकारियों ने इस मामले को दबा देने का निर्देश दे दिया और तब दाऊद को चेतावनी देते हुए इस शर्त पर छोड़ा गया था कि वो पठान गैंग के गुर्गों को
खत्म करने के लिए पुलिस की मदद करेगा। और इसके लिए दाऊद इब्राहिम ने अपने सबसे खास दोस्त इकबाल नैतिक को जिम्मेदारी दी उसकी मुखबिरी करने के लिए। 70 का दशक आते आते उसके बाद 70 का दशक आते आते पुलिस ने पठान गैंग के कई गुर्गों को निपटा दिया था। 1975 में जब भारत में इमरजेंसी लगी तो उस वक्त हाजी मस्तान भी जेल चला गया। जब हाजी मस्तान जेल चला गया तो करीम लाला और वरदराजन जो थे वो अंडरग्राउंड हो गए। और यहीं से वो परिस्थिति बनी जब दाऊद इब्राहिम को अपने जराइम की दुनिया में पूरा का पूरा मैदान खाली मिला उसको। दाऊद ने तुरंत हाजी मस्तान, करीम लाला और वरदराजन के सारे अवैध धंधों को अपने कब्जे में कर लिया। और देखते ही देखते दाऊद की डी कंपनी पठान गैंग से कहीं ज्यादा पावरफुल हो गई। इमरजेंसी जब हटी और ये हाजी मस्तान जब जेल से बाहर आया तो उसके बाद कहते हैं कि वो तीनों जो डॉन थे वो अपनी बीमारी के चलते बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं रहते थे, लेकिन फिर भी पठान गैंग दाऊद इब्राहिम की डी कंपनी के उभरते हुए पावर को नहीं देख सकता था। पठान गैंग में करीम लाला का जो भतीजा था सबद खान, उसने पठान गैंग की पूरी जिम्मेदारी ली और उसने सबसे पहले दाऊद इब्राहिम के सबसे खास दोस्त इकबाल नैतिक को दिन दहाड़े गोलियों से छलनी कर दिया। उसके बाद एक के बाद एक कई साजिशें होने लगी एक दूसरे के गैंग को खत्म करने के लिए। तभी पठान गैंग में एक नए गैंगस्टर की एंट्री होती है, मान्या सुरवे। मान्या सुरवे वही गैंगस्टर था जिसने आगे चल करके दाऊद इब्राहिम के भाई शब्बीर काशकर की पेट्रोल पंप पर गोलियों से भून डाला था। इस हत्याकांड के बाद आगे चल करके 1982 में मान्या सर्वे का पुलिस एनकाउंटर कर देती है। लेकिन दाऊद इब्राहिम जो अब तक छोटे मोटे लूटपाट, चोरी, डकैती, हत्याएं करवाता था, अब वह एक बड़ा डॉन बन चुका था। अपने भाई शब्बीर की हत्या का बदला लेने के लिए दाऊद इब्राहिम ने वरदराजन के जो शूटर था, उसका शॉर्प शूटर, बड़ा राजन जिसको कहते हैं, उसको उसने सुपारी दी कि पठान गैंग की जो भी उसके शूटर्स हैं उनको खत्म कर दिया जाए। और जब बड़ा राजन पठान गैंग के एक के बाद एक सभी शूटर्स को खत्म कर दिया, तभी बाद में किसी पठान गैंग के किसी शूटर्स ने बड़ा राजन की भी हत्या कर दी। और जब बड़ा राजन की हत्या हुई तो बड़ा राजन का जो चेला था, छोटा राजन जिसको कहते हैं, उसने बड़ा राजन के हत्यारे की भी हत्या करके बड़ा राजन गैंग का लीडर बन गया। और उसके इस साहस को दाऊद इब्राहिम ने सराहते हुए उसे अपनी डी कंपनी में शामिल कर लिया। और तब से छोटा राजन दाऊद इब्राहिम की डी कंपनी में काम करता था। बाद में आगे चल करके दाऊद इब्राहिम ने छोटा राजन को करीम लाला के भाई सबद खान को भी मारने की सुपारी दे दी। और करीम लाला के भाई की हत्या और पठान गैंग के एक के बाद एक सभी शूटर्स की हत्या के बाद हाजी मस्तान, करीम लाला, वरदराजन, मुदलियार, ये सभी अपनी बढ़ती हुई उम्र के साथ बेबस और मजबूर हो गए और लाचार हो गए और धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगे। इसके बाद दाऊद इब्राहिम का अक्खा मुंबई में राज करने का समय आ गया था। और देखते ही देखते दाऊद इब्राहिम का सिक्का पूरी मुंबई में चलने लगा था। दाऊद अपने भाई की हत्या के बाद अपने गिरोह का एकमात्र बॉस बन गया था। तब वह मुख्य रूप से सोने की तस्करी, रियल एस्टेट का धंधा, जबरन वसूली, ड्रग्स की तस्करी, मैच फिक्सिंग, बॉलीवुड में फंडिंग जैसे तमाम धंधों में शामिल हो गया। उसने अपना साम्राज्य एकदम बढ़ा लिया पूरी तरह से। और कहते हैं कि 1980 और 90 के दशक में डी कंपनी कई बॉलीवुड की फिल्मों में भी फंडिंग किया करता था। उस वक्त दाऊद कई मशहूर हस्तियों से उसकी नजदीकियां बढ़ी। डी कंपनी ने बॉलीवुड निर्माताओं और मशहूर हस्तियों को भी निशाना बना करके उनसे वसूली और धमकियां देने लगा था। और फिरौती न देने पर
बॉलीवुड निर्माता जावेद सिद्दीकी और टी सीरीज के मालिक गुलशन कुमार जैसे व्यक्तियों की भी हत्या करवा दी थी। सबत खान की हत्या के बाद मुंबई पुलिस द्वारा मोस्ट वांटेड होने के बाद दाऊद 1986 में इंडिया से दुबई शिफ्ट हो गया और इंडिया से दुबई जाने के बाद दाऊद इब्राहिम अंडरवर्ल्ड डॉन बन चुका था, क्योंकि अब उसका नेटवर्क दुनिया के कई बड़े देशों में फैल चुका था। बाद के वर्षों में उसने अपने दूसरे कमांडर छोटा राजन को अपने साम्राज्य विस्तार की पूरी जिम्मेदारी दी। छोटा शकील, छोटा राजन, अबू सलीम, ये सभी उसके गुर्गे थे जो उसके अवैध कारोबार और धंधे के साम्राज्य को बढ़ाते रहते थे। डी कंपनी में जब छोटा राजन का दबदबा बढ़ने लगा तो ये बात अबू सलीम और छोटा शकील को पसंद नहीं आई। उसने छोटा राजन के खिलाफ दाऊद इब्राहिम को भड़काना शुरू कर दिया और दाऊद इब्राहिम भी उसको डी कंपनी से साइड लगाने का मन बना लिया। दाऊद ने जब 1993 के मुंबई बम ब्लास्ट की योजना बनाई थी तो कहते हैं कि उसमें उस योजना की जानकारी छोटा राजन को बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि दाऊद इब्राहिम अब उसे ठिकाने लगाना चाहता था। और छोटा राजन को जब ये बात पता चली तो छोटा राजन दाऊद इब्राहिम से बहुत नाराज हुआ और कहते हैं कि इसी के बाद छोटा राजन और दाऊद इब्राहिम की जो दूरियां हैं वो बढ़ती गई और दूरियां इस कदर बढ़ी कि एक समय ऐसा है आया कि जब दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। 1993 के मुंबई बम ब्लास्ट में दाऊद की मुख्य भूमिका के लिए साल 2003 में भारत और दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका द्वारा वैश्विक आतंकवादी घोषित कर दिया गया है उसको। बाद में दाऊद के पाकिस्तान के कराची में रहने की सूचनाएं मिलती रहीं, लेकिन पाकिस्तान सरकार हमेशा इस बात से इनकार करता रहा। दाऊद इब्राहिम तब से लेकर आज तक भारत का मोस्ट वांटेड टेररिस्ट बन गया है, जो कि इसको कई बार खत्म करने का भी प्रयास किया गया लेकिन असफल रहे। दाऊद आज भी कराची में बहुत ही महफूज जगह पर है। पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई की निगरानी में वो आज भी अपना डेरा जमाए हुए है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिए ताकि मेरा मोटिवेशन और बढ़े और हम आपके लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियो बना करके लाते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।